मैंने जब आपको बोला था सुबह कि भाई चुप रहने की कोशिश करना, बोलना नहीं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना कि इसके बिना काम नहीं चले, और मुझे पूरा यकीन आप में से किसी ने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप पूरा मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ज़ोरदार तालियां बजाएं आपके लिए। नहीं, परंतु आवाज़ ही नहीं आई तालियों की। परंतु ये घटना जो हुई, शायद परमात्मा हमें इशारे कर रहा है, शायद हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सब लोग कोई साधारण पुरुष नहीं हो, कोई साधारण लोग नहीं हो। वो जो शख्स वहाँ है ना, वहाँ हमारे ही मेरे ही जानकार कुछ साथी, मैं नाम नहीं ले सकता, वो उसको ऐसा पीस मानते हैं कि जिसके आने से उनकी शांति भंग होती है ना? लगता है ना, हमें लगता है जैसे हम उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम उससे ज़्यादा शाणे हैं, लेकिन आदमी का अंदर से खाली होना कितना इम्पोर्टेंट है, और आवाज़ का महत्व और जूतों का महत्व। आज आपने अपने जूतों का कहर देखा। जूते पहनकर कोई अगर उधर गया, तभी बंदे का कनेक्शन कटा, तभी बंदा जोर जोर से चिल्लाया। आदमियों की आवाज आई, आप बोले, कितनी दूर से बोले, उसका कनेक्शन कटा, वो चिल्लाया। हुआ कि नहीं हुआ? देखा ना आपने? मतलब आप वहां फुसर फुसर भी कर रहे हो, आप मोबाइल की टिक टिक भी आ रही है। अब सोचो, रील की जो मोबाइल की जो रील है, उस रील की जो कर्कश ध्वनि है वो कितना खतरनाक होगी। अगर आपके जूते के मतलब आपके पैरों की आवाज भी अगर किसी आदमी के कुदरत के साथ कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रही है, उसके लिए आपको जूते उतारने पड़ते हैं और नंगे पैर रहना पड़ता है, नंगे पैर उस एरिया में जाना पड़ता है और दबे पांव। तो सोचो कि हमारे पुरखे कितने समझदार थे कि उन्होंने जूते नहीं पहने थे, और इन हरामखोरों ने यह साबित कर दिया कि ये जूते इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इनके पास जूते पहनने के लिए है नहीं, क्योंकि ये गरीब है। समझे ना? मतलब जूते आपका जिंदगी भर के लिए कनेक्शन काट के रखते हैं कुदरत से। चप्पल भी यही, जो प्लास्टिक की बनी है, ये जो बने हैं हम जैसे लोग पहनते हैं, ये सब जो कंपनियों के खास तौर पे, और कंपनियां तो ये कहती हैं और मोटा सोल, और मोटा सोल, ज्यादा, मोर कंफर्ट, और कंफर्ट देना चाहते हैं आपको, ताकि आपके घुटने और खराब हों, ताकि आपका शरीर ऊर्जा ले ही ना पाए नीचे से। अब तो देख लिया ना साक्षात, क्या नहीं देखा? कसर रहेगी अभी भी? मुझे नहीं लगता अब कसर रहेगी हो। कि वो कहते हैं कि तू, आप तो ये भी कहते हो कि यार जूते और चप्पल में भी षड्यंतर है, तो नंगे पैर घूमते रहो। एक बार खड़ा होइए भाई। डॉक्टर ऋषि हैं आपके, एसटीएल स्पेशल टीम लीडर हैं। कितने साल से नंगे पैर हो आप? 10 साल हो गए। 2015 में छोड़ा था। 2015 में इन्होंने जूते छोड़ दिए थे, जूता चप्पल सब। खड़ाऊ भी नहीं पहनते हैं, परमानेंट नंगे पैर हैं। चाहे सड़क पे चलना हो, तपती हुई सड़क पे, चाहे रेत में चलना हो। अभी अमरनाथ गए थे, बर्फ में भी पहने थे, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी नंगे पैर बर्फ के अंदर। तो कोई तकलीफ होती है? नहीं, कुछ भी नहीं। उधर तो पता ही नहीं चलता नीचे कुछ है बल्कि कान से ठंडी लगती, उधर से नहीं लगती क्योंकि उसका ध्यान रहता ना कि कान में ठंडी लग रही है। उधर तो कितने टाइम के बाद आपको ये लगना बंद हो गया था, छोड़ने के बाद? याद है कि मैं 2015 के सावन में मैंने छोड़ा था, क्योंकि सावन में मेरे हर साल। आइए थोड़ा सा बताइए, एक बार थोड़ा सा इनको बताइए। ये बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, ऊपर आ जाइए, ये सब समझेंगे जी। हाँ बस लगा लीजिए। हाँ बताएं। हाँ जी, सभी को राम राम जी।
तो जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं 2015 के सावन में, मेरी पुरानी आदत थी कि मैं सावन में हमेशा चप्पल छोड़ देता था, जूते चप्पल मेरा मतलब शुरू से रही है कि हैबिट, क्योंकि महादेव को मानते हैं तो उस हिसाब से सावन में 1 महीने के लिए हमेशा छोड़ते। 2015 में ऐसा कुछ हुआ कि चप्पल जो छोड़े, चप्पल जूते, और जूतों के बहुत शौकीन था, ये भी नहीं कि कभी मेरे परिचित के मेरे मित्रों से पूछ के देखिएगा, मुझे सबसे ब्रांडेड जूते पहनना बहुत शौक में थे मेरे। मार्केट में अगर कोई ब्रांडेड जूता आया है तो वो सबसे पहले परिचय मतलब खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक मैं ही रहता था कि वो खरीद लूँ। तो 2015 में मैंने जब जूतों को छोड़ा सावन में, उसके बाद से मन में आया ही नहीं, फिर आया कि अगले महीने पहन लेते हैं। लगा कि यार चलो सावन छोड़ दिए, भादो भी नहीं पहनते, भादो मास भी अपन ऐसे ही रहते हैं, देखते हैं। भादो छूट गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आया तो लगा कि यार अब गणेश जी भी तो चले गए, माता जी आने वाली है, अब नवरात्रि आ रही, तो चलो अब नवरात्रि में तो पहनना नहीं रहता, तो चलो अब इस महीने भी नहीं पहनते, नवरात्रि हो जाने दो। ऐसे करते 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 पूरा 2015 दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी निकल गई, फरवरी, मार्च के समय से थोड़ी तपन बढ़ जाती, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ, तो हमारे यहाँ तो पूरा सीमेंट ही है, सब कुछ रोड भी सीमेंटेड है, सब कुछ है, मतलब मिट्टी के लिए तो हमें फील्ड में जाना पड़ता है घूमने के लिए। वो ध्यान में आया कि यार अब गर्मी बढ़ रही है और सारे लोग टोकने लग गए, क्योंकि सारे मित्र लोग, अब चूंकि डॉक्टर था उस समय, डॉक्टरी करता ही था, तो वो जो डॉक्टर का पैनल होता है उनको लगता था कि यार कैसा बंदा है कि मतलब बताओ डॉक्टर होके जूते नहीं पहनते। वो एक डॉक्टर का ब्रांड होता है ना कि अच्छा सूट बूट होना चाहिए, वो अंग्रेजों वाली इधर लगानी चाहिए टाई आई, तो वो उसके बाद ही अच्छा लगता है उनको। तो वो मेरे बहुत सारे, आज भी मेरे कुछ मित्र हैं जो बोलते हैं कि यार जूते पहनना शुरू कब करेगा, तो मैं उनसे पूछता हूँ यार एक फ़ायदा बता दो मुझे, तो पहन लूँगा, कल खरीद लूँगा, क्या दिक्कत है उसमें। और नंगे पैर रहने का नुकसान बता दो। हाँ नहीं, नंगे पैर रहने का नुकसान तो मैं बताता हूँ उनको कि भाई तुम नहीं रहते उसके तुम्हारे जीवन के नुकसान देख लो और मेरे फायदे देख लो। तो ऐसे करते करते डॉक्टर साहब कि मैं लगभग गर्मी में थोड़ी सी तकलीफ हुई मुझे 2016 की गर्मी में, जब मैं सीमेंट में चलता था या जो डामर रोड होता था उसमें चलता था, तो पैरों में मुझे थोड़ा सा लगता था कि हाँ थोड़ी तेज़ गर्मी लग रही है, तो फिर मैं डामर रोड से उतर के जो पटरी होती थी, जगह बचती थी, वहाँ से चलने की कोशिश करता था कि चलो ठीक है। तो वो 2016 चलते चलते तक फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि गर्मी जैसी ख़त्म हुई और बरसात पहली लगी, उसके बाद से मुझे ध्यान नहीं है कि पैरों में कोई तकलीफ हुई होगी। दूसरा एक चीज़ बताता हूँ, ईश्वर जो आप बार बार कुदरत, ईश्वर, प्रकृति बात करते हैं, सच में वो प्रकृति आपका इतना साथ देती है कि आज तक एक सिंगल कांटा, एक कंकड़ या कोई कांच गिरा हुआ अगर उसमें पैर भी रख गया है तो वो चुभता नहीं, आज तक नहीं चुभा। ये सच में कुदरत की एक विशेष देन, मतलब जहां पैर रखता हूं या तो वो सॉफ्ट हो जाता होगा या ईश्वर मेरे लिए वैसी जमीन बना देता होगा जहां पे पैर रखता हूं कि वो गड़ता ही नहीं। अमरनाथ भी गए तो मेरे मित्र विष्णुदेव जी हैं, वो साथ में ही थे, जितने लोग गए थे हमने सबने अमरनाथ में चढ़ने के पहले मुझे सबने बोला कि एक जोड़ी जूते खरीद के बैग में रख लो। और मैंने कहा यार जिस ईश्वर ने मुझे 8-9 सालों से पाल के रखा है, एक कंकड़ नहीं गड़ने दिया, वो इस बर्फ का क्या, उसको भी गर्म कर देगा। और ये बोल के हम निकल चुके। और सेकेंड डे जब हम गणेश टॉप से ऊपर चढ़ना शुरू किए तो मुझे याद है कि आधे घंटे के लिए मुझे ऐसा लगा कि पैर मेरा चला गया, मतलब बहुत मोटे लगने लग गए थे पैर। तो फिर मैं तुरंत वहीं बैठ गया, गणेश टॉप में एक छोटा कैंप था उसमें बैठा, सारे मित्रों ने चाय बिस्किट वगैरह जो लेनी थी वो लिए, और मैंने प्रकृति को देखा और एक बार यही सोचा कि यही दिखाना था तो मुझे 8-9 साल क्यों ऐसी तपस्या की, अगर मुझे जूते पहनाना ही था तो। और फिर वहां से उठा और जो चलना शुरू किया तो यकीन मानिए कि वो बर्फ गर्म हो गए थे और जहां पैर रखता था वहां से गर्मी मिलती थी मुझे, मतलब वो पैर का पता ही नहीं चला कि वो मोटे मोटे पैर जो लग रहे थे मुझे, वो कहीं से भी सामान्य जैसे मैं रोड में चलता हूँ या मिट्टी में चलता हूँ वैसे चल के, और बर्फ में बड़े आराम से चल के गया। लोग तो स्लिप खा रहे थे, कोई इधर गिर रहा था, कोई किसी के जूते स्लिप खा रहे थे, और हम बड़े आनंद के साथ बर्फ के ऊपर रोड में जैसे चलते वैसे चलते गए। तो मेरे इस मामले में अनुभव है कि सच में जो डॉक्टर साहब बार बार प्रकृति, कुदरत, ईश्वर की बात करते हैं वो तो है, और यहां तो अद्भुत है, अद्भुत है, मतलब जिसका जितना ले सको उतना ले लो, जिस चक्र को जागृत कर सकते हो कर लो, और उसका सबसे बड़ा खाली समय रहेगा कि आप जितना साइलेंट रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना अपने अंदर लेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, जितना बोलेंगे उतना खर्च होगा। खर्च कम करना है और यहाँ से ज़्यादा ग्रहण करके जाना है, चाहे वो हमारे लेक्चर की चीज़ें ग्रहण करें जो हमें यहाँ से बताई जा रही है मंच से, या हम इस प्रकृति से जो ग्रहण कर सकें।
यही मेरा अनुभव रहा है। और मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ लेके आया, क्योंकि ऐसी जगह तो मैं ढूंढता हूँ। मतलब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे भी इतना पीसफुल जगह नहीं है कहीं भी। वहाँ भी पर्यटन बना दिया गया है और इतना शोर शराबा है कि सिर्फ गाड़ी मोटर के शोर शराबे ने उस पूरे पर्यटन क्षेत्र को, जो हमने बचपन में कभी देखा था, उसको पूरा ख़त्म कर दिया वहाँ पे। तो हमको तो इस जगह का सच में डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका इस मामले में कि आपने इतनी अच्छी जगह इन सबको लेके आए। हम 150-200 लोग जो आज बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल कि हम सब ने मानना चाहिए और बचे हुए दिनों को बिल्कुल भरपूर यूज़ कीजिए। बस किसी एकांत जगह में जाके साइलेंट बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसको निहारिए, बस देखिए, बस आपको वो सब कुछ मिलेगा जो हमारे प्रधान जी को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हैं आज की आ जाओ बता दो फिर तो आप भी आ जाओ, आप भी बता दो, कोई नहीं लगाए आ जाओ, क्यों नहीं कोई मैं टांगता हूँ, नहीं हाँ। आज के सुबह के सेशन के बाद ये नीचे स्नान करने के बाद नीचे गए सीढ़ियों से, जहाँ टेंट लगा मेरा उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं, मैं 5 सीढ़ियों में कांच गिरे हुए थे और ये नीचे खड़े होके ऐसे निहार रहे थे सामने। तो मैं नीचे गया शूज़ पहन के और मैं कांच को साइड पे करने लगा, तो ये बोल रहे हैं अरे यार ये आज किसने गिरा दिए। मैं रिश्ता आज के नहीं है, ये 3-4 दिन हो गए जब से मैं देख रहा हूँ। और मैं हैरान रह गया कि इनको एक भी नहीं लगा। तो जबकि वो 4 स्टेप कूदना तो बहुत मुश्किल था, पत्थरों का है, सारा कुछ है, उसमें कांच ही कांच थे, मैं साफ कर रहा हूँ और ये नीचे खड़े हैं और मैं इनको देखता रह गया ये कैसे गए। एक इतना सा भी इनको पता ही नहीं, कि ये भी नहीं पता कि वहां पे कांच है। ये बोल रहे हैं आज ही गिरा है क्या, मैंने ये तो पहले दिन से देख रहा हूँ मैं। तो ऐसी चीज है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम नजदीक देखते ही नहीं कहते। सही बात है। आ जाओ, ले ऊपर ही आ जाओ। ले भाई। अब ये जो 2 जने बोल के गए हैं ना, इनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन मत करना और इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना और मुझे भी फॉलो मत करना। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे कहने से अगर आप साइलेंट हो गए या इनके कहने से आप साइलेंट हो गए तो समस्या हो जाएगी। जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगे वहां जिसके लिए दौड़ रहे हैं। थोड़ा इधर हो जाइए, चलिए। सबसे पहले सत श्री अकाल, राम राम जी। मेरा नाम राजविंदर सिंह, बठिंडा जिला, पंजाब तो ही। तो कुछ साथी अनुभव कर रहे थे, कुछ मैंने सोचा जब डॉक्टर साहब ने बोला, सुबह भी मेरा था कि मैं सुबह जो हम योगा करते हैं 1-2 प्रैक्टिकल करके दिखाने थे आपको, वो तो सुबह करेंगे, लेकिन जो बात चल रही है उस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब मैं 13 महीने बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था सभी से। फ़ोन मेरा बंद था, किसी से कोई बात नहीं थी। एक टाइम हमें खाना मिल जाता था, हम खेत में चले गए, तो बिल्कुल मैं नंगों पर ही रहा, बिल्कुल गर्मी में भी सर्दी में भी। 13 महीने तो लगे, लेकिन 13 महीनों के बाद मुझे इतना कुछ मिला जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वो उसके लिए शब्द वर्ड नहीं है। मेरे पास तो नहीं है, किसी और के पास होंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और दूसरी बात, जो मैंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं वो उसी के बाद ही तोड़े हैं, इतना रियलाइजेशन होया। तो कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, बता दो इनको। एक तो जो हम ऐसे हाथ हथेलियों रखकर डंड लगाते हैं, वो नॉर्मल, वो 1 मिनट में 126 का है वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहले 94 का था 1 मिनट में, अब 126 हो गया है, लेकिन हम 1 मिनट में 144 लाके तोड़ दिया हमने। दूसरा ये तो हथेलियों पर था, दूसरा था फिंगरों पर, वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि 75% डिसेबल है शरीर। तो ये नॉर्मल इंसान जो पहले वाला भी था, वो जो बिल्कुल 100% जर्नल कैटेगरी का तोड़ा, हैंडीकैप्ड कैटेगरी का नहीं। तो कभी नहीं सोचते हो कि हैंडीकैप्ड। हाँ जी। तो दूसरा जो फिंगरों पर है, वो नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल फिट है फिजिकली, उनका 51 का है 1 मिनट का, 5 उंगलियों पर। मैंने 1 मिनट में 100 लाकर तोड़ा है। और तीसरी बात, जो बिल्कुल फिजिकल फिट है उन्होंने तो 5 उंगलियों पर 51 लगाए थे,
लेकिन मैं इन दोनों पर 51 लगा देता हूं। तीसरी बात कि जो हम डंड लगाते हैं, पाँव नीचे होते हैं पैर हमारे, तो वो तो लगाती हैं, मैं अकेले हाथों पर पाँव को ऊपर चक के, हालांकि मेरा जेल टांग तो बिल्कुल 25% काम करती है, ये बिल्कुल भी नहीं करती, तो इसको रुमाल से बांध लेता हूं। तो वो भी मैं सुबह करके दिखाऊंगा आपको। और जो फिजिकल एक्टिविटी आप शायद मेरे ख्याल में बहुत कम होंगे जो वो कर पाएंगे। तो मतलब कुदरत के साथ, कायनात के साथ जुड़ने का, मैंने पहले भी बोला था, जो डॉक्टर साहब की मैंने पहली बारी ट्रेनिंग सुनी, वो कई महीने पहले मैंने अपनी जो बुक लिख रहा हूं, और डॉक्टर साहब इतनी सी रिसर्च हो चुकी है, जब वो मैंने बुक पब्लिश की ना, तो एक तो आपसे बेनती है कि वो उस दिन आप जरूर आना। कोई गल तो वो जो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाए ना आपको, तो आप ये मानेंगे कि प्रकृति का निज़्म इतना बड़ा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। जुड़ के तो देखो ना प्रकृति से, हम तो टूट चुके हैं सभी प्रकार से। और अगली बात, जो चौथा मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, जो क्रंच लगाते हैं, 6 पैक वाली रीचें लगाते हैं, वो जो फिजिकल फिट है उसका है 1 घंटे का 1594 का, तो मैंने 1 घंटे में 2400 लाके तोड़ा है। और 3 घंटों का जर्नल कैटेगरी का 3000 का है, मैंने 2.5 घंटों में 5000 लगा के तोड़ा है। लेकिन वो इतने मस्त हो गए थे, इतने जुड़ गए थे, मेरे कांधों से ब्लड निकलने लगा था, कमर पे और जो टांगे हैं वहां से, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ, मैं रुका नहीं। मतलब जो अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ गए और माइंड को जो है कंट्रोल करना आ गया ना, तो वो बात ही अलग है। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो 20 किलोमीटर डेली तुर लेता हूँ, जो भी आप कहेंगे वो करके दिखा दूंगा, वो शायद नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता होगा। मतलब प्रकृति के साथ जुड़ने का जे मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब बुक मैंने लिखी, वो डॉक्टर साहब से निवेदन है कि आप उस दिन साथ जरूर आना, तो आपसे भी निवेदन है कि आप जो भी आ सकते हैं, सारे आएंगे, सारा मोर्चा आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है। और अपने रुपए वाली किताब से भी बड़ा कर देंगे आप उसका विमोचन। अरे नहीं। तो अभी इन सारी बातों से आपको क्या नतीजा मिला आपका? शरीर 25% काम करता है। शरीर 25% काम कर रहा है, बाकी 75% दिमाग से काम ले रहा है। शरीर का काम यहाँ से ले रहा है। डॉक्टर ने बोला कि ये आपका शरीर मशीन में डाला कि 75% डैमेज हो गया है। मैंने बोला कि ये मन की बात है, गुरबानी में जो लिखी हुई ना, उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ, वो बड़ी रिसर्च होती है, तो सारी करेंगे। ये जब हम बात कर रहे थे, सुबह जा रहे थे उसके अंदर अपने योगा वाले सेशन में, तो सारी चर्चा का विषय यही था कि जब आदमी कुछ दे देता है तो उसके बदले में उसको कुछ मिलता पक्का है, और आदमी जब कुछ लेता है तो उसके बदले में उसे देना जरूर पड़ता है। आपको यह देखना है कि आप उसे किस कीमत पर दे रहे हो, और कोई चीज़ ले रहे हो तो किस कीमत पर ले रहे हो। हमें अब इतनी बड़ी बातें वो गांव में तो जाके समझाओगे तो नहीं आएगी ना समझ, लेकिन आपका अंदर से कन्विंस होना बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हो वो आपका काम नहीं है, वो आपके बस की बात भी नहीं है। वो तो वो करवाएगी प्रकृति, तो वो अपन करेंगे। वो परमात्मा अगर करवा रहा है तो अपन करेंगे, नहीं करवा रहा है नहीं करेंगे। वो जो बात मैंने कही थी कि इनकी बात मत मानना डॉक्टर ऋषि और की, उसका रीजन ये था, वो आपको कह रहे हैं कि आपको चुप रहकर परमात्मा मिलेगा। ठीक है, प्रधान जी ने तो बोल के मिल गया, अगर वो चुप हो जाता तो वो कभी ना मिले। किसी का परमात्मा संगीत में है, किसी का नृत्य में है, किसी का जिम में है, किसी का पहाड़ पे है, किसी का ट्रैवलिंग के दौरान है, किसी का पानी में है, किसी का रेत में है। आप नहीं जानते वो किस में है, उसको मालूम है। वो आपको इशारे भी करेगा, बताएगा भी, अब ये कर। अंदर से जो मैं इंस्टिंक्ट की बात कर रहा था, जो आपको असली चीज माननी है वो यह है, सहज रहो। जो हो सहज रहो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। कोई अच्छा लगता है, किसी को अपना हीरो मानते हो, कोई बहुत बढ़िया दिखाई देता है, किसी का बड़ा नाम है, किसी के पास समृद्धि दिखाई देती है, कोई कैसा है कोई कैसा है, कोई कैसा भी हो, उसके जैसा बनने की कोशिश कभी मत करो।
अपने जैसे रहो जैसे आप हो। जितना आप ओरिजिनल रहोगे उतने ज्यादा चांस हैं वहां जुड़ने के। जितना अंदर नकलीपन आएगा, जितना दिखावा आएगा, जितना भी मतलब हम दूसरों के बारे में सोचकर कुछ करेंगे, उतना ही हम दूर होते जाएंगे अपने आप से दूर। मतलब यहीं बैठा ना वो परमात्मा जिसको कहते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई उन्हें वो सूरज में दिखा था, उस टाइम तो आंख बंद थी, जीवन दिखना शुरू होया। वो आशीष के चैनल पे मैंने डाली थी ना, आंख बंद हो गए दिखायो। जब तक ये लाइट जल रही है ना, ये फ्लैश लाइट, ये एलईडी लाइट, ये बल्ब, ये गाड़ियों की लाइट, ये फलानी लाइट, ये ढिमकानी लाइट, जब तक ये जल रही है ना, आपको नहीं दिखाई दे सकता। वो पागल नहीं थे हमारे पुरखे जो मिनिमम लाइट में काम करा करते हैं। वो पागल नहीं थे भाई नंगे पैर रहना। या आपने आज देखा है, वो मशीन नहीं बनाई उन्होंने। अरे सोचो यार, अगर जूते के पैरों की आहट किसी के कनेक्शन को तोड़ती है, फिर आपके मोबाइल की रिंगटोन, फिर उसमें जो वाइब्रेशन वाली मोटर, फिर आपकी गाड़ी की स्टार्ट करो, फिर आपका पी पी पा पा, फिर फैक्ट्रियों की मशीनों की गड़ 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 गड़, फिर ये चारों तरफ चल रहा शोर, ये आपको जुड़ने देगा क्या? है? फिर आपको विकास का विरोधी कह देंगे कि तुम तरक्की देख करके खुश नहीं हो। फिर आपको उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा कि वो सचमुच विकास है क्या? वो अपन ने साबित कर दिया है कि वो आपका विनाश है। फिर वो कहेगा ये चीज मिल तो रही है, इसका ये फायदा है। फिर हमें साथ में बताना पड़ेगा किस कीमत पर। तुम यहां से वहां इतनी देर में पहुंच जाते हो। मान लिया तुमने 10 किलोमीटर का सफर जो पैदल चलकर तुम्हें 2 घंटे में कवर करना था, वो मोटरसाइकिल उठाई, किक मारी और पहुंच गए 2 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर 10 मिनट में। 2 घंटे से 10 मिनट में पहुंच गए। सबसे पहले तो देखो 10 मिनट पहले पहुंचकर उस 1 घंटा 50 मिनट में आपने क्या किया? क्या उसमें कोई प्रकृति को बचाने वाला कार्य किया? क्या उसमें जो आपने नुकसान किया है, यहां से वहां तक जाने में जो आपने नुकसान किया है, क्या क्या नुकसान किया है? उस पेट्रोल और डीजल को निकालने के लिए भी आपको जमीन खोदनी पड़ेगी, धरती माता में सुराख करना पड़ेगा ना, कि नहीं? फिर उसको लोहे को निकालने के लिए भी उसी में सुराख करना पड़ेगा। वहां पे मशीनें चलेंगी, उन मशीनों को बनाने के लिए और सुराख, उन मशीनों को चलाने के लिए और सुराख, उनके डीजल के लिए और। मतलब आप वो जो 10 मिनट के अंदर जो पेट्रोल खर्च किया और जो गाड़ी का वियर टियर किया, उसमें लगने वाला शीशा वो भी माइनिंग से बन रहा है। उसमें लगने वाला टायर वो पेड़ों से आ रहा है, या तो रबड़ से, या फिर वो भी फैक्ट्रियों के काले धुएं से आ रहा है। उसमें लगने वाली मशीन का एक एक पुर्जा पूरे प्रकृति का विनाश करके बन रहा है। नहीं बन रहा है क्या? पूरे प्रकृति का विनाश किया आपने। वो टाइम बचाकर आपने उसकी भरपाई की क्या? अगर पूरा देश, पूरी दुनिया केवल विनाश करने पे लगी रहेगी तो भरपाई कौन करेगा? भरपाई करेंगी आपकी अगली पुश्तें, अपनी जान देकर, अपनी सेहत देकर, अपना खून देकर, अपना डीएनए देकर, अपना सत्यानाश करके। ये तो भरना पड़ेगा। बाप ने जो कमाया है औलाद को मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा क्या? कर्जा कमाया तो कर्जा, इज्जत कमाई तो इज्जत, बेइज्जती कमाई तो बेइज्जती, धन कमाया तो धन, समृद्धि कमाई तो समृद्धि। जो कमाया वो मिलेगा औलाद को। तो आपने अगर सर्वनाश कमाया है तो आपकी औलाद को मिलेगा कि नहीं? तो ये बताओगे नहीं किसी को क्या? बताएंगे तो तब जब हमें समझ में आएगा। और समझ में कैसे आएगा? बताने से नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, बताने से केवल याद हो सकती है बातें, समझ में नहीं आएगा। समझ में तो वैसे आएगा। और वैसे जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, सहज हो जाओ। जो हो बस वो हो, बात खत्म। उसमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ मिला है, नहीं मिला है, आपने कुछ किया है, नहीं किया है, यहां इतने लेवल की सोच।
हम जैसे लोगों को स्टेज पे जा कर के बोलना पड़ता है कि हमने ये किया, हमने ये किया। हमारी औकात नहीं है वैसे कुछ करने की। करवा तो हो रहा है, करता है सब तो दाता मेरा तो नाम हो रहा है, इस तरह की बात है। लेकिन वो इसलिए कहना पड़ता है कि वो जो आखिरी पंक्ति में कोई आदमी खड़ा है, उसे अगर बताएं कि हम किससे जुड़े, क्या करें कि हमें कुछ रास्ता अपनी जीवन के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए मिले, तो उसके लिए कोई रास्ता बने। प्रयास तो ये है, अदरवाइज इच्छा होती नहीं उस आदमी की। भाई जिसको कुछ चाहिए नहीं वो किसी को क्यों कहेगा कि हमने ये किया है? किया किया, ना किया ना किया। और जो सबसे ज्यादा मोल है वो होने का ही है, करने का नहीं है। समझे? दिखा दे रवा फोन में कड़ा लिख रही नो बोला आ जा तो आधी सुना दी। फिर करे शाम ने आजा, रात ने थका मांदा सा आदमी आया अपने घर, आके लेट गया और बैठ गया खाट पे। घरवाली आई है, पानी का गिलास लेकर आई, इतनी देर में वो लौट गया, उन्हें नींद आ गई, सो गया। वह खड़ी होगी, सांझ हो रही थी, रोटियां का टाइम था। उन्हें सोचा पूछूंगी, अजय इतना बैठ जा, जब तेरा नंबर आओगे, जब बता दे, इतना सेट कर ले, सारा काट ले। तो वह बोली कि उन्हें सोचा, घरवाली ने सोचा अगर जे उठाऊंगी तो नींद चट जाएगी, क्या पता दोबारा नींद ना आए, और नहीं उठाऊंगी तो ये सोता रहेगा। रात को अगर क्या पता गला सूख जाए, प्यास तो लगी रही थी, अगर आया था पसीने पसीने था, थक रहा था, तो गला सूख गया, क्या पता सांस अटक जाए, रात में मृत्यु हो जाए। आदमी की प्यास में एक बार तो नींद खुलेगी। और मैं गिलास अगर नीचे खाट के नीचे रख देती हूँ, क्या पता इसकी नजर ना पड़े और ये हरकत में उठ के ना पीवे। आदमी कई बार ये सोचता है ना कि जब उठूंगा सवेरे तभी पी लूंगा। तो उसके समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, उठाऊं इसको कि ना उठाऊं। उन्हें सोचा कि कुछ और काम कर लेती हूं तब तक घर का। फिर उन्हें सोचा कि घर का काम करूं, कदे मैं इतना जाऊं, इतना ही उठ के चेक कर ले, युवा तो पानी भी नहीं देगी आज, फिर सो जाए उल्टा। कई सारी बात उसके दिमाग में आई, उसको और कुछ पल्ले पड़ा नहीं। वह बेचारी वहीं खड़ी रही लेकर न गिलास कि जब भी आंख खुलेगी मैं दे दूंगी। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। 11 बजे से उसकी वह जो उम्मीद थी वह प्रबल हो गई कि तो उठेगा, नींद खुलेगी। वो मेरा बेटा उठा नहीं। वह सवेरे 5-6 बजे तक वो गिलास का पानी का गिलास लेकर खड़ी रही तो उसकी नींद खुली। नींद खुलते बोली पानी पी लो। बोली इतनी तोड़ी ले आई, उठ दे। बोला ना तोड़ी कौन ले आई, आड़ी खड़ी थी कोटबर की, अगर रात सांझे की। अच्छा वो जैसे ही उठा, उसने पानी का गिलास दिया, लो पी लो पानी। वो बोली इतनी जल्दी ले आई उठते ही। वो बोली कि नहीं जल्दी नहीं लाई, मैं यहीं खड़ी थी। कितनी देर से? शाम से। पागल औरत, दिमाग खराब हो रहा तेरा। एक पानी का गिलास पिलाने के लिए तू सारी रात हो गई खड़ी, सो जाती है आराम से। कोई क्या, वो अपने प्रेम वर्ष बोल रहा है उसको ना, कि तू एक पानी के गिलास के चक्कर में नींद खराब कर रही है। यार इतना जागने की क्या जरूरत थी? अच्छी बात कर रही है तू, सारा दिन भी काम कर रहा है, दिन में भी लगी रहा है, रात को भी जागती रहेगी, तो सोएगी कब फिर? ऐसे तो शरीर खराब कर लेगी, पेट सेहत खराब हो जाएगी। वो बोली कोई बात नहीं, क्यों हो गया ना, क्यों हो गया क्यों नहीं, ईसा काम ना करिए वही। और वह यह सारी बात एक पड़ोसन सुन रही थी, कुछ लेने आई होगी, नमक पानी चीनी कुछ। तो वह उनकी सुन रही पूरी बात। वह आके पूछी रही क्या बात हुई? ये हुई कि सारी रात हो गई खड़ी, पागल औरत ऐसे ऐसे करके वो उसको एक्सप्लेन कर रहा। अच्छा, ये वह रेडियो थी आने वाली, उसने जाकर मोहल्ले में सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे करके वहां तो अंकुश सर के घर में रोड़ा होने लगा था। अक्के बात थी है, अगर भैया बात थी वह बात। अच्छा, वह तो इसी पागल लिगड़ी, वो ना आगे बताई, उसने आगे बताई, बात पहुंचते पहुंचते राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने ये बात सुनी, उसको बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बुलाया
दोनों को बुलाया, बताओ भाई क्या बात है, तुम झगड़ा क्यों कर रहे थे तुम्हारे घर का? वो बोले जी ये झगड़ा था, और झगड़ा जुगड़ा कुछ नहीं था जी, मैं तो वैसे ही चिल्ला रहा था इसके ऊपर, इस बात के ऊपर था, यह बात थी। अब वो फील हो जाता है कि आदमी ने ये काम प्रेमवश किया था या क्यों किया था, है ना। वो राजा ने महसूस किया, उसने अपने गले से निकाल के और अपनी मालाएं उसको मोतियों की वो दी कि ले जाओ और खुशी खुशी जीवन बिताओ, जिस घर में प्रेम है वहां समृद्धि तो होगी। अब वह पड़ोसन थी, उन सारे मोहल्ले में पता तो लगना ही था, पर राजा ने के गया भाई घर में रोड़ा था तो इसका निपटारा राजा ने कैसे किया, तो पता लगा कि इसने तो हीरे जवाहरात मिले। अगले दिन सवेरे अपना वो घर वाला जाने लगा, उसका वो रेडियो आई थी जो, काम पे जाने लगा, कह रहे सुनो जी बात सुनो। बोला क्या? 6 बजे आना, थके हुए आना। और आते ही बेड उस पे खाट पे बैठ के मुझे बोलना पानी दे, मैं पानी लेने जाऊंगी, जब तक आऊंगी सोया मिलना। और बता दी पूरी स्क्रिप्ट के यूं करना है, पहले बता रही हूं मैं। और मैं कह आई थी बीरमती तय, साइड पड़ोसन होगी, तड़की आ जाइए 6 बजे, जब हम लड़ दे पावांगे। भाई जब हम सवेरे लड़ रहे होंगे तो सुबह आ जाना उस टाइम पे लड़ना शुरू करेंगे हम, और फिर तूने पूरे मोहल्ले को बताना है। अब भाई वो तो पूरा स्क्रिप्ट था। अब घरवाला आया, अब बाहर आया, वो बोला पसीने तो नहीं आ रहे, अब कैसे करूं? फिर बाहर खड़े होकर एक्सरसाइज करी। भाई घरवाली ने बोला पसीने आए होने चाहिए। वो एक्सरसाइज करके पहुंचा, वह थक गया, भाई पानी ला दे फटाफट। वो पानी लेने गई, तब तक वो लेट गया। अब नींद आए कैसे, लेकिन क्या रखा सोया मिली है तो मीच क्या है पड़ा रहा। तो पूरी रात आंख बंद करके लेटा रहा। अब वो क्योंकि जैसे ही सोने का कोशिश करे, वो देख ले खड़ी है गई, ठीक है। अच्छा वो जो थी उसने कह रखा था कि सोना आते ही वो अपना गिलास लेके आई, लो जी पानी पी लो। वो आंख बंद करके ऐसे पड़ा रहा, उसने कुछ बोला नहीं। अच्छा सो गया, चल उसने नहीं पता सो तो लिया। ये पूरी रात ये माड़ा खड़ी रहूंगी, पागल हूं। उसने अपना गिलास रख के तड़की आके फेट न्यू खड़ी हो जाऊंगी 6 बजे, फिर सवेरे 6 बजे आके फिर खड़ी हो जाऊंगी, और रख के गिलास वो अपना सोगी खराटे मारे। अब अपना अलार्म भर के, और वो अपना बीच बीच में आँख खोल गई। उसने सोचा अगर बाय चांस मैंने आँख खोल रखी और वो आ गई, फिर वह धमकाएगी। वो ऐसे ऐसे करके देखता, पूरी रात वो इसी चक्कर में रहा कि वो कहाँ है, वो तो है ही नहीं खड़ी, वो कब आएगी भाई, पानी की तो गिलास तो लेके खड़ी रही नहीं। तो वो इतनी सी देर में अपना जब 6 बजे से थोड़ी जल्द वो करके थोड़ा हड़बड़ाहट सी में वो भाग गया। ये आके उठो जी, उसने हाँ ड्रामा सा करा उसने, बेचारे ने, नींद तो उसको भी नहीं आई, बस हो रही है आराम से। उठ के फिर वही सेम प्रोसेस हुई, ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाया वो। फिर वो पड़ोसन आई, पड़ोसन ने बात सुनी, और पड़ोसन ने फिर राजा को जाके बात बताई कि उनके घर में ऐसे बात पे झगड़ा हो रहा था। बुलाए जी हैं। तो राजा ने पूरी बात सुनी और कहा, पूरी बात सुन के बोला एक काम कर, इन दोनों के 50-50 कोड़े लगाओ। अब 50-50 कोड़े, ये तो गलत बात है राजा जी। नुको 60-60 लगाओ। बात तो सुन लो जी। बड़े सुना फिर, ये तो अन्याय अत्याचार है जी देश की जनता के साथ। सेम काम हुआ उनके घर में, उनको तो मिले हीरे जवाहरात, सेम हमारे घर में हुआ तो तुमने हमको कोड़े मारने का आदेश दे दिया। बोला ना, उनके घर में हुआ था, तुम्हारे घर में किया गया है। होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं। समझे ना? जो सहज भाव से हो रहा है उसी का मोल है। दिखाने के लिए, साबित करने के लिए इस तरह से करोगे तो नहीं। कोई साथी कहते हैं जी आपने ट्रेनिंग कर दी है तो किया नहीं। कॉल ही नहीं आई। किसकी?
वहां से आएगी तो करेंगे, नहीं होगा। जो होगा अपने आप होगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा किया हुआ लगता ऐसे है जैसे सारा प्लानिंग से हो रहा है, कि नहीं लगता ना? मतलब हमारा कोई ऐसा काम ऐसा नहीं है जो ये लगता हो कि ये हमने किया या हमने नहीं किया। दोनों ही केस में आप साबित कर सकते हो कि ये अपने आप हुआ था, आप ये भी साबित कर दोगे कि ये प्लानिंग से हुआ था। दोनों तरफ के आदमियों के लिए हमारे पास वही सेम स्क्रिप्ट में जगह है पूरी। ये हो रहा है अपने आप, हम कर नहीं रहे हैं, तो हम उसी पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। तो वहां पे वो राजा उस पूरी बात को कहता है, जिसको अंकुश भाई पूरी करेंगे। जब वो कहता है ना कि होने का मूल्य है, करने का नहीं। पूरी याद है ना? कुछ नहीं भाई, फिर तो मैं पढ़ के बोल लूंगा। हाँ, फिर तो आ जाइए। ठीक। राजा ने बताया कि जैसे सारी कहानी आपने सुनी, कहानी के थोड़े से एंड पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ। अब जैसे ही वो रोड़ा उस पड़ोसन ने सुना, उसने आकर के दूसरी पड़ोसन को बताया, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने मोहल्ले में बताया, अगली ने गांव में बताया, गांव ने शहर से नगर में जाकर के राजा के पास बात पहुंच गई। राजा सरप्राइज, एक ही घटना दो जगह हूबहू, कैसे? बुलाओ। बुला लिए। अब उनकी आंखें चमक रही, शाही भोज मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। तैयार होकर के चले गए। हाँ भाई, क्या केस है? बोले जी वही केस है जो उस दिन हुआ था। बोले अच्छा, एक काम करो भाई, 50 इसके कोड़े मारो। उनकी आंखें फटी। बोले क्यों भाई? राजा जी तो गलत बात है। बोले उनको मिला शाही भोज, उनको मिला हीरे जवाहरात और हमें कोड़े। तो बोला कि तुम ही नहीं, ये सारी दुनिया भगवान को चलाने की कोशिश करती है, तो हम पर राजा नहीं चलाया गया। बोले एक ही घटना एक ही बार हो सकती है, दोबारा करी गई, दोबारा हुई है तो वो हुई नहीं है, वो करी गई है। जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान सुनाया था, वो एक परिस्थिति थी जहां पर वो घटना हुई थी, और उसका वही भाव था, वही नतीजा था, वही रिजल्ट आपको पता है सबको। महाभारत युद्ध जीत लिया था, वरना उसने तो गोड्डे रखे थे अपने। बोले मेरे श्याम ये हमारे वाले खड़े हैं, न क्यों कर चलाऊं तीर इनका नहीं। क्या हमारे वाले खड़े हैं, कैसे चला दूं तीर इनकी तरफ? तो वो जो घटना हुई उसको हम लोग आज के समय में रिपीट करने की कोशिश करते हैं। अब वो हुई है, आप करते हैं। होने का मूल्य था, करने का तो है ही नहीं। फिर होने का ही तो मूल्य है, करने में कहां से वो मूल्य मिलेगा? इसीलिए जो अर्जुन को मिला अपने को नहीं मिल पाता। और सभी लोग इसी तरीके से शिक्षा देते हैं। डॉक्टर साहब बार बार एक बात बताते हैं कि वहां पहुंचने का, जहां पर आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, सबका रास्ता अलग अलग है, और वो अलग अलग रास्ता होने की बात करता है, करने की नहीं। अगर कोई उस रास्ते पर जाकर के पहुंच गया, अगर वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे आ जाओ, तो जिंदगी में आप कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपका रास्ता अलग है। और वो घटना होएगी कि की जाएगी? होएगी, क्योंकि होने का, करने का। जो सहज सवाल अर्जुन के मन में थे, उनके सहज जवाब कृष्ण ने दिए। वो प्रश्न वहां उठे और वो जवाब वहां से आए। लेकिन रोज सुबह उठ करके जब हम गीता को पढ़ना शुरू करते हैं, गीता सार पढ़ते हैं और वो श्लोक पढ़ते हैं, हमें लगता है कि वही पुण्य हमें मिलेगा जो अर्जुन को मिला, क्योंकि हमें वही चाहिए, है कि नहीं? समझे पॉइंट? वो नहीं मिल सकता कभी भी। जो ऋषि मुनियों ने किया वो हुआ था उनके साथ। कोई किताब, अगर कोई कहे कि अगर आपसे कोई बोले कि वेदों में सबसे पहले किसी ने किसी को क्या बताया होगा, तो आज आपके सामने प्रधान जी हैं, पूछ लेना इनको किसने क्या सिखाया था। इनको किसी ने कुछ नहीं सिखाया था। और हो सकता है आने के बाद ये भी कह दे भाई तो किसी क्लास की ज़रूरत को नहीं,
अब तो किसी क्लास की ज़रूरत ही नहीं है। वो जब कनेक्शन आता है तो नहीं किसी क्लास की ज़रूरत होती। यही कारण है कि अपनी ट्रेनिंग्स में आप या स्वाति तो कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ती, हर ट्रेनिंग में अलग ही मिलता है, क्योंकि वो हो रहा है, स्क्रिप्ट नहीं है तैयार हमारे पास। हमें नहीं पता इस ट्रेनिंग से हम आपको क्या दे पाएंगे, तो आपके पास है, हमारा तो स्टोर भरा पड़ा, ताले खोल दिए हैं, दरवाजा खोल दिया है आपके लिए, जितना लिया जावे ले लो। हम तो ये कहते हैं हमारा इस्तेमाल कर लो जितना आपसे होता है, जो सौदा है हम सारा देने तैयार पड़े। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बड़ी कंडीशन भी नहीं लगाते हम आपके सामने, इस तरह की कि बहुत रफ एंड टफ कंडीशंस होती हैं। और ये जो होना और करना है, इसी के बीच चीज़ें समझने की आती हैं। समझ में चीज़ें कई बार अनजान से आदमी को हो जाती हैं। जैसे कोई पागल होता है ना, पागल, मैं आपको ये सिचुएशंस पे बताता हूँ कि अगर सेम सिचुएशन, मान लीजिए यही चीज़ जो वहाँ हो रही है, अगर ये घर में हो जाए घटित, तो अभी तक तो इस पर ड्रिप चढ़ ली होती, इसका है ग्लूकोज चढ़ ली होती भाई, सारा परिवार इकट्ठा हो लिया होता, सारा परिवार इकट्ठा हो लिया होता, हाथ सीधे करते धक्के तय, वो पैर पे पैर चढ़ा हुआ है तार देते, वो टेढ़ा हुआ मैं सीधा कर देते। अरे क्या हो गया प्रधान जी, कुछ बोल। वो हिला हिला के देखते, मैं पछाड़ा, मैं तेरा छोरा। अरे वो कह रहा दूर हो जो, और अगर ये तो पागल सा हो रहा, और जबरदस्ती अगर उसकी आंख खोल भी देते, अगर वो कनेक्शन तोड़ देते, पूरे चांसेस हैं या तो ब्रेन हैमरेज होकर आदमी मर जाएगा या पागल हो जाएगा। यही करते ना हम लोग, जिनको नहीं पता हम यही करते, एम्बुलेंस में डाल के ड्रिप चढ़ा के ले जाते। ये भी है, जूते भी सुखा सकते थे। मेरा मकसद ये है बात बताने का कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो चीज़ें आपके सामने साक्षात हो रही हैं। इससे ज़्यादा प्रमाण मैं तो नहीं दे सकता भाई, धन है अगर तक के मिलेगा है, वो तो परमात्मा दुआ रहा है, खैर हम तो कह देवांगे, पर मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। ऐसे लोग हैं नहीं कहीं भी, बहुत शुद्ध आत्माएं अब साथ आ रही हैं। और मैंने पहले दिन आपको एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि ये कलेक्टिव एनर्जी इकट्ठे होकर के जब इतनी पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव एनर्जी जब वाइब्रेट होगी ना, तो बहुत कुछ मिलेगा। लूट के तो लीला लेगा सारा। आपने भी पहला वाइब्रेशन तो दी थी, ले गया वो सारी, झाड़ू सा मार के ले गया, बुलडोजर चला गया। कोई ना, हम और लोग इकट्ठे करेंगे पॉजिटिव एनर्जी वाले, फिर कोई और ले जाएगा। जब जिस जन्म में जिसका लिखा होगा वो ले जाएगा, नहीं लिखा होगा अपना प्रयास अपने हिस्से का कर लेंगे। अब जो अगला काम है वो आपको मालूम पड़े, एक कहानी के माध्यम से अपने राजू चौधरी आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ये भाई साहब बहुत दिनों तक हमारे पीछे पड़े रहे कि वीडियो में मत बनाना, वीडियो मत बनाना। आज कहा आज हम ऐलान करते हैं जंग का, कुछ डरते नहीं किसी से, आज तो वीडियो बनाएंगे। तो राजू जी इसी मसले को, जिसको मतलब बेसिकली ये कहानी जो है इस रुपए वाले मसले को समझाने के लिए यहाँ पे फिर से बनाइए सुविधा मेरा आप चलें, वो काट लेंगे अलग से, नहीं रुकवा दीजिए ना। ये इसी से वीडियोग्राफर ले रहे हैं, लाइव चेक करिए।